नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ता का रास्ता दुश्वारियों से भरा है। जनमत हासिल करने के लिए नेताओं को होकर गुजरना पड़ता है। नीतीश कुमार अक्सर इस रास्ते से होकर गुजरते रहे हैं और सत्ता में भी बने रहे हैं। अब नीतीश कुमार के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष भी करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव एक बार फिर पूरे बिहार की यात्रा करने की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी नेता पूरे उत्साह से अपने अपने क्षेत्र में तेजस्वी की आगवानी के लिए पार्टी गाइडलाइन का अनुपालन करने में जुट गए हैं, क्योंकि तेजस्वी के प्रयास से ही लोकसभा में पार्टी 0 से बढ़कर 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब वही कामयाबी तेजस्वी की यात्रा के जरिए पार्टी विधानसभा चुनाव में हासिल करना चाहती है। लेकिन तेजस्वी की पहले की यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी और इसी को लेकर विपक्ष तंज कस रहा कि तेजस्वी बिहार की राजनीति को लेकर संजीदा नहीं, न यात्रा पूरी होगी न सत्ता तक पहुंच होगी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या तेजस्वी की ये यात्रा पूरी होगी और यात्रा से मिलेगी सत्ता। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं और जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मधु जी से सवाल पूछ लेते हैं कि मधु जी, पहले भी तेजस्वी यादव कई यात्राएं कर चुके हैं बिहार के अलग अलग समय पर, लेकिन उन यात्राओं को पूरा होते बिहार की जनता ने नहीं देखा। अलग अलग चरण में यात्रा का स्वरूप बदल दिया गया। क्या इस बार जो यात्रा की तैयारी है वो सत्ता तक पहुंच सुनिश्चित करेगी? देखिए, सबसे पहली बात का बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा, लोगों का जो समर्थन मिला, उस यात्रा में आप देखेंगे कि अपार भीड़। और आप बोल रहे हैं कि पूरी नहीं हो पाई, पूरा बिहार का दौरा उन्होंने 1 महीने से कम समय पे पूरा बिहार का दौरा किया। रात का 1 बज रहा हो या सुबह का 10 बज रहा हो, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोगों से मिलते रहे और अपना जो जितना भी जनसंपर्क यात्रा था, जन विश्वास यात्रा था, और लोगों का अपार विश्वास, युवाओं का स्नेह प्यार जो पूरे बिहार ने दिया वो दिखा। और अभी आगे आने वाला जो समय में हमारा जो विश्वास है, लोगों का विश्वास आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, वो बढ़ेगा। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार में हर एक लोग से जितना जो हो सकता है मैक्सिमम लोग से मिलेंगे, बातें करेंगे बिहार के बारे में, लोगों की क्या परेशानी है, युवाओं का क्या सोच है, इसके लिए लगातार जो है करते रहे हैं और आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के युवाओं, महिलाएं हो या बिहार का आम आवाम हो, सारे के सारे लोग ने बिहार के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा कराया है। और लोकसभा में इसका रिजल्ट दिखा। हम लोग 0 पे थे, 0 से 4, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखेंगे कि पूरे बिहार में वोटिंग परसेंटेज हमारा बहुत बढ़ा है, हमारा ग्राफ बढ़ा। और बिहार के लोग जो है एक विश्वास जताते हैं युवा नेता पे, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। बिहार युवाओं का राज्य है। युवाओं के राज्य में युवाओं का नेतृत्व होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक युवा ही युवाओं का जो दर्द है समझ सकता है, युवाओं का जो रोजगार है, पलायन कैसे रुके, इस पे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बातें करते रहे, चर्चा करते रहे। और अब बिहार के तरफ जो अपने कर्तव्य को समझते हैं, कर्तव्य को निर्वाह करते हैं। 17 महीने में बिहार में दिखा दिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि वो अपने कर्तव्य को निर्वाह करने में सक्षम है। और अगर मौका मिलता है पूरे बिहार के नेतृत्व का, तो बिहार एक नए रूप में सामने आएगा। चलिए, मौका कैसे मिलेगा यही देखने की कोशिश है और ये मौका किस तरह से तलाशा जाए, इसके लिए रास्ते पर अब तेजस्वी यादव बिहार की खाक छानते नजर आएंगे। लेकिन ये आरजेडी की राजनीति की शैली नहीं रही है। आरजेडी रैलियों के माध्यम से सत्ता में आने और सत्ता बरकरार रखने की कवायद करती रही है। आरजेडी का पुराना स्टाइल रहा है। हम धीरज कुशवाहा से इसे जानते हैं। धीरज जी, ये नीतीश कुमार की राजनीति की शैली रही है कि वो बिहार की नब्ज टटोलने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से यात्रा करते रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उस रास्ते पर निकलेंगे तो सत्ता तक उनकी पहुंच बन पाएगी? देखिए दीपक जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करीब 18-19 सालों में करीब 14 यात्राएं की हैं। और यात्रा में के दौरान सभी लोगों से मिलना, विशेष रूप से जो बिहार की जनता है उन लोगों से रूबरू होना, समस्याओं को जानना, लोगों की बातें सुनना और फिर निर्देश देना और उस पर कार्रवाई करना।
देखिए, अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का रोल मॉडल उनको तो पसंद है नहीं। वो तो कहते हैं कि उनके राज्य में तो कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के तर्ज पर अब यात्रा करने निकले हैं, तो उससे कुछ होने वाला है? आरजेडी तो जानी जाती है कि तेल पियावन लाठी भजावन जैसे रैलियों के लिए जानी जाती है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी काम करते हैं और हम लोग काम पर ही वोट मांगे हैं। और 2020 हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों में सबको पता चल गया। जो लोग कहते थे कि आरजेडी और बीजेपी ही बिहार में रह जाएगी, जदयू खत्म होने वाली है, तो उन लोगों के गाल पे तमाचा लगा है। और बिहार के युवा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या मुसलमान भाई कह लीजिए, या महिला की संख्या जो है, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास अभी भी कायम रखा है। माननीय नीतीश कुमार जी के जो लोग कहते हैं कि इकबाल बुलंद नहीं है, वो लोग कान खोल कर सुन लें कि माननीय नीतीश कुमार जी का इकबाल बुलंद था, अब बुलंद है और आगे भी रहेगा। धीरज जी, एनडीए ने फैसला लिया है कि 2025 का चुनाव भी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये सही बात है। लेकिन धीरज जी, आप जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, मतलब यात्रा वाला फॉर्मूला जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो फॉर्मूला अगर नीतीश कुमार के लिए काम कर रहा है तो वो फॉर्मूला तेजस्वी यादव के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? बताते हैं। क्योंकि है क्या कि यात्रा बहुत कठिन काम है और यात्रा के माध्यम से लोगों से मिलना होता है और लोगों की समस्या सुनना होता है और उसका समाधान करना होता है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पटना में रहते हुए अपने बंगले से नहीं निकलते हैं और उसके बाद में अपने नेताओं से नहीं मिलते हैं, तो कैसे होगा? उसके लिए तो पहले तो शुरुआत करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह जगने से लेकर सोने तक करीब 15 से 17 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। उसके बावजूद हर एक सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनकर, तो बड़ी बात है जनता से मिलना, उनसे एक रिश्ता कायम करना और ये भरोसा दिलाना कि उनकी समस्याओं का समाधान आपके पास है। ये कैसे तेजस्वी यादव कर पाएंगे, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जेडीयू के नेता। बीजेपी नेता पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि पूनम जी, जब तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा करके लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक दनादन कई सभाएं कर चुके थे, तो उसका अच्छा खासा परिणाम निकला और बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला। तो क्या ये नुकसान की भरपाई संभव है 2025 में, अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से एक्टिव नजर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? देखिए दीपक जी, एक कहावत है कि लफ्जों में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद ही वही खाते में हिसाब लिए फिरते हैं। तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव जी कितनी भी यात्रा कर ले, इनके लिए यात्रा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की बात करें तो प्रतिदिन, हर दिन आप देखिए क्षेत्र में रहते हैं, रोड पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी को चुनाव के पहले याद आती है कि हमको बिहार की यात्रा करनी है, लेकिन जब बिहार के जन समस्याओं को लेकर के कुछ विपक्ष में बैठने की आवश्यकता थी, तो क्या कर रहे थे दीपक जी? वो विदेश जाकर के यात्रा कर रहे थे। इनको कुर्सी प्यारी है, जनता के कामों को लेकर के इनको सदन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। अब बता दें कि सदन चल रही है, ये जाकर के विदेश में बैठ करके दौरा कर रहे हैं। जनता इनको जिता कर भेजी किस लिए? कि आप जाकर के वहाँ की समस्या रखें। लेकिन इनको समस्या से नहीं, इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। कुर्सी के लिए आज ये फिर चाह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जिस तरह से लोकसभा में यात्रा करके जनता को गुमराह करके ठगने का काम किया गया, किस तरह के कांग्रेस के नेताओं ने 10-10 हजार रुपया, जो कहे कि 8,500 रुपया हम हर महिला के अकाउंट में महीना में देने का काम करेंगे, ये लोग झूठ बोल करके और महिलाओं को ठगने का काम किए। ये आज बिहार की जनता जान चुकी है और खास करके महिलाएं जान चुकी है दीपक जी, क्योंकि अब महिला इनकी बातों में नहीं आने वाली है, क्योंकि इनके माता पिता के कार्यकाल को तो पहले ही बिहार की जनता ने देख लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी देख लिया कि ये लोग कितने झूठ बोले हुए। महागठबंधन करके ये लोग सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम किए। ये कहते हैं नौकरी दिए, 5 विभाग इनके अंडर में आता था, कितने विभागों में ये लोग नौकरियां दिया, किसी को नौकरी दिए नहीं।
सिर्फ झूठ बोल करके जनता को चाह रहे हैं कि गुमराह करे। तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि जनता के विश्वास पर खरे उतरे। अपने माता पिता के कार्यकाल को यदि चाहता है कि उनको हम साफ सुथरा करें तो अपने कार्य से अपनी छवि न बनाए, वो अपने माता पिता के कार्य क्रियाकलापों को दोहराने का काम कुछ करते तो हैं। छवि बनी होगी ना जिसने 0 से 4 तक पार्टी को पहुंचा दिया। दीपक जी छवि बनी का आप धोखे से वोट लिए ना, अब जनता को गुमराह करके वोट लिए। जनता के पास जाइए तो आज क्या तेजस्वी जी के साथ जनता खड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं खड़ी है। आज जाइए तो एनडीए के साथ और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की जनता स्पष्ट रूप से सहयोग कर रही है और काम पे भी खुश है, उनके कामों को सराहना कर रही है। आज हर विभाग में नौकरियां निकल रही है, विभाग की बहाली निकल रही है और नौकरियां भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में जो उनके संकल्प पत्र में था, जो घोषणा की थी, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता तेजस्वी जी के बातों पर क्यों आने का काम करेगी? इनकी झूठी बातों का पोल खुल चुका है। चलिए जवाब ले लेते हैं मधु जी से। मधु जी, क्यों तेजस्वी पर भरोसा करें? तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं तब तो नहीं ही हैं, और जब बिहार में हैं, पटना में मौजूद हैं तो आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही में नहीं उपस्थित रहे। कैसे भरोसा करें? हमारी बहन जो है पूनम जी को पता होना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हॉस्पिटल में थे, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल्ली में हॉस्पिटल में थे, ना कि वो विदेश की यात्रा कर रहे थे। और दूसरे तो अभी जो उनके पीठ का जो दर्द था उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो खैर बात इनको क्या एक्सप्लेन करना, मेरी बात जब बिहार की बात आती है तो जब आपको वोट मिलता है तो बिहार के लोग सोच समझ के वोट किए हैं, और जब आरजेडी को वोट मिलता है तो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना समझ रहे हैं। बिहार की जनता समझदार और अपने विवेक से अपना वोट की है। अगर आपको भी वोट किए तो विवेक से किया और हमें भी वोट किए तो विवेक से किए। अब पता होना चाहिए आपको कि 7% जो है हमारी जो है वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में एक विश्वास जगता है और विश्वास दिखता है। आपको याद होगा कि पिछला बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हम उभरे थे, जबकि हमारा एक भी विधानसभा में लोकसभा में एक भी हमारा सीट नहीं था। 40 में से 39 आपको देने का काम किया था। बिहार की जनता समझ गई है कि जब 40 में से 39 प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया तो प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को सिर्फ ये बिहार की जनता समझ गई है। यही कारण है कि जो हमारा सीट आया लोकसभा में और जो लोकसभा में लोगों का विश्वास जगा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने का जो कार्यकाल था उसको आप बोलते हैं कि हमने किया, तो फिर उससे पहले क्यों नहीं किया, उसके बाद क्यों नहीं किया, ये भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन बिहार की जनता पे हमें पूरा भरोसा है और बिहार की जनता पूरे विवेक के साथ, समझदारी के साथ वोट करेगी। और बिहार की जनता जानती है कि बिहार की नई दिशा देने वाला कौन है। और जहां आप बात करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तो आप भूल गई हैं कि यही बिहार की जनता है जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है पिछड़ा के लिए, तो पिछड़ा के लिए, पिछड़े समाज के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है। घोंघा चुनने वाले लोग ने उनको सपोर्ट किया। पासी लोग जो होता है, जो तारी चुनने वाले लोग होते हैं, पशु चराने वाले लोग होते हैं, मछली मारने वाले लोग हैं, इन गरीबों का नेता माना जाता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं बोला जाता है, और कोई हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार बोलता है। पूरा बिहार ही नहीं, तो पूरा देश बोलता है। तेजस्वी यादव इस यात्रा से एक अपनी नई छवि भी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम जी कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद इसका हम जवाब लेंगे। पूनम जी। दीपक जी, हमारी बहन अभी जो आरजेडी की प्रवक्ता बोल रहे थे कि लालू प्रसाद जी को गरीबों का मसीहा, ये बिहार को शर्मिंदगी करने पर महसूस कर दिया कि बिहारी होना कहना अपमान की बात हो गई, शर्मिंदगी महसूस करने की बात हो गई। किस तरह से नरसंहार हो रहे थे, किस तरह से जंगल राज आ गए थे, किस तरह से बेटी माँ बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ रहे थे, किस तरह से माँ बहनों का गोद का बच्चा छीन लिया जाता था। ये लालू प्रसाद यही मसीहा कहते हैं क्या कि किसी माँ की मांग का सिंदूर छीन लेना, किसी के माँ के गोद का बच्चा छीन लेना, ये आपके नजर में क्या? यही लोग, यही बिहार के लोग बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। आज आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आज आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि 2005 से पहले की आंकड़ा देखिए और अभी की आंकड़ा देख लीजिए कि आज भी बिहार के जो भी चलिए, तो ये एक बड़ी चुनौती है विधि व्यवस्था पर किस तरह से बेहतर कार्रवाई की जाए और इसका श्रेय कैसे लिया जाए। चलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, हम फिर से लौटेंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या इस यात्रा से तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार पर हमलों की बौछार करेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर, और इसके लिए सरकार कितनी है तैयार। बातचीत करेंगे।
सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, धीरज जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस यात्रा से सत्ता पक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों है। क्या इसलिए क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर सरकार कोर्ट में आए फैसले के बाद बैकफुट पर है, तो उन मुद्दों पर तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव जनता तक वो संदेश लेकर जाएंगे जहां सरकार चूक रही है। धीरज जी। देखिए दीपक जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विदेश की यात्रा और दिल्ली की यात्रा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उनको बिहार की जनता से क्या लेना देना है। बिहार की अगर यात्रा करनी थी तो बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि बहुत समय बीत गया, अब देर हो गई। एक बात जान लीजिए कि हमारे जो भी एनडीए के घटक दल हो या हम लोग हो, हम लोगों को कोई इस यात्रा से लेना देना नहीं है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक लोग हैं, नेता हो या एक आम जनता हो, कोई भी यात्रा कर सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये बात है कि अगर कहते हैं 75% जो आरक्षण बढ़ाई गई थी वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ाई गई थी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि किसी व्यक्ति द्वारा PIL डाला गया, उसके बाद में हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया और टिप्पणी करने के बाद रोक लगा। रोक लगने के बाद हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। समय आने दीजिए, उस पर भी होगा। और केंद्र सरकार के पास मामला है, केंद्र सरकार जरूर इस पर पहल करके, और हम लोग तो बोले ही है कि नवी सूची में डालने के लिए, ताकि इसका धीरज जी, चलिए मान लिया कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार के सहयोग से हल किया जा सकता है या फिर कोर्ट अगर सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा है वो मुद्दे पर भी बिहार सरकार बैकफुट पर है। सहयोगियों के साथ होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, उस पर भी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार अपराध हो रहे हैं, तो तेजस्वी तो इन मुद्दों को उठाएंगे ही, जनता के बीच जाएंगे। तो देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुछ नहीं करते हैं, केवल जो भी घटनाएं अगर कुछ होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर एक्ट पर ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। उससे बिहार की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। अरे आपको मदद करना चाहिए। अगर आप विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष हैं, आपको सरकार के साथ बैठकर अपने कुछ नीतियों पर काम कर। विपक्ष का काम यह नहीं होता है कि सरकार द्वारा जो भी किए गए कार्यों का आलोचना करना, गलत ठहराना, ये थोड़ा मतलब होता है विपक्ष का। विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत रहता है तो सरकार उतना ही बढ़िया तरह से काम करती है। लेकिन यहाँ तो वो सब नहीं है। व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करके लोग चाहते हैं कि कैसे TRP बढ़ा लें, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, और विकास इतना हुआ है कि हर एक बच्चा जानता है कि विकास मतलब नीतीश कुमार। धीरज जी, इतना विकास हुआ है कि जरूरत है और विशेष राज्य के दर्जे की अभी भी जरूरत है, वो नहीं मिला तो विशेष पैकेज से संतोष करना पड़ रहा है। चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे, पूनम जी से जान लेते हैं। पूनम जी, डबल जी, 1 मिनट में खत्म करेंगे जी, बोलिए। जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय जो मुख्य संसाधन थे सब झारखंड के पास चले गए थे, लेकिन जितने भी संसाधन थे उसमें माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से अभी तक जो भी विकास हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों से हुआ है। आप समझिए कि बिहार में कहा जाता था कि आलू और बालू दो ही बिहार में चीज बचे हुए हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया और पूरे बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मजबूत किए। अब देखिए, नीचे से करना और ऊपर ले जाना बहुत समय लगता है। अभी तो थोड़ा सा हम लोग बेसमेंट में काम कर रहे थे, अभी तो थोड़ा सा हम लोग तरक्की किए हैं या अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं। और विकास करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे केंद्र से आएंगे। क्योंकि आप जितने विकास करना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उतना विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत मांग थोड़े है कि हम अपने परिवार। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मांग किससे कर रहे हैं? उन्हीं से जो अभी राज्य में आपके सहयोगी हैं। वो सहयोगी क्यों नहीं केंद्र में अपने साथियों से बोलते हैं कि भाई हमें आवश्यकता है, मदद करे? डबल इंजन की सरकार 20 साल में अगर नींव ही बनाती रही तो इमारत कब बनेगी? पूनम जी, इसका जवाब भी तेजस्वी लेंगे ही कि दोनों सहयोगी हैं, डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी विकास को रफ्तार नहीं है। दीपक जी, तेजस्वी यादव जी को इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि
उनके माता पिता की कार्यकाल में जब बिहार में उनकी सरकार थी, यही यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो ये चाहते तो यदि इतनी इनको शुभचिंतक बने हुए बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते थे। लेकिन उस समय माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो यही सदन, मनमोहन जी और पी चिदम्बरम जी सदन में कहने वाले थे किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब नीति आयोग द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है दीपक जी। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किया। आज भी देखे होंगे जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने तो बिहार के लिए बहुत अच्छी चीजें, जो रोड की जाल की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, उनमें उन्होंने अपना पैकेज देने का काम किया है। तो बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होता है माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। फिर तेजस्वी यादव ये सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? क्या एक बार फिर जनता को भरमाने जो आरोप सत्ता पक्ष के सदस्य लगा रहे हैं? मधु जी से जवाब लेते हैं। सबसे पहली बात कि सत्ता पक्ष के लोग जो खुद 20 साल से सरकार में हैं, उनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अगर विपक्ष पे आरोप लगाते हैं तो ये तो हास्यास्पद है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बोला जा सकता है। जहां कंपेयर टू अदर स्टेट अगर देखेंगे कि 20 साल में दूसरा जो स्टेट था कहां से कहां चला गया। आप बात करते हैं कंपनी लगाने की, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप बताइए कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ 20 सालों में? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई? बिहार का रोजगार कहाँ गया? बिहार का पलायन कितना रुका? बिहार के कृषि के लिए कितना काम हुआ? बिहार के युवाओं के लिए कितना काम हुआ? ये बात करेंगे। अगर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार कंपनियां लग रही हैं, गुजरात में लगातार कंपनियां लग रही हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आदरणीय 20-25 साल नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में सरकार को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार भी आपको बनाने में बिहार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब बिहार में आते हैं, पैकेज की तो बात करते हैं, लेकिन पैकेज जाता कहाँ है? आप बताइए। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, बिहार के लोगों को रोजगार की बात कीजिए, बिहार के लोगों की शिक्षा की बात करिए, बिहार के लोगों की सुरक्षा की बात कीजिए, बिहार के लोगों की जो कृषि व्यवस्था। चलिए, तो ये बातें होंगी जो तेजस्वी यादव प्रमुख रूप से जब वो सूबे की यात्रा पर निकलेंगे तो उठाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। और सवाल जनता के द्वारा जब सरकार से, सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा कि आखिर हमारे हक के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं, तो जवाब देने को सत्ता पक्ष मजबूर होगी। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस यात्रा से क्या सत्ता तक पहुंच पाएंगे और सत्ता के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे। हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, पूनम सिंह जी और धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।